एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए प्रीपोजिशन की क्लास। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है कोई भी स्थान। तो मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन में वाक्य में जो दूसरे शब्द होते हैं उससे उसका रिश्ता बताता है, उसे ही हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रीपोजिशन है अनटिल या फिर टिल। कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कोई काम चलता रहेगा किसी निश्चित समय के लिए। यू कैन यूज माई मोबाइल अनटिल 8 o'clock, मतलब आप मेरा मोबाइल 8 बजे तक यूज कर सकते हैं। 8 बजे तक ही यूज करना है। अगला सेंटेंस है जैसे कि यू कैन यूज माई मोबाइल बाई 8 o'clock। बाई का मतलब होता है 8 o'clock तक यूज करना है, आप उससे पहले भी दे सकते हैं। तो अंटिल और बाई में यही फर्क होता है, अंटिल में 8 बजे तक ही करना है और बाई में 8 बजे तक या फिर 8 बजे से पहले, मतलब 8 बजे यहाँ पे मेरा डेडलाइन हो जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से फोन मांग रहा है। तो बड़े भाई ने कहा कि तुम मेरे फोन यूज कर सकते हो लेकिन अंटिल 8 o'clock, मतलब 8 बजे तक ही कर सकते हो। अगर वो इस सेंटेंस को ऐसे बोलता कि तुम मेरा फोन बाई 8 o'clock तक यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर वो उसका जो छोटा भाई है वो उसको फोन 8 बजे भी दे सकता है, 7 बजे भी दे सकता है, लेकिन वो 9 बजे ये फोन को नहीं देगा। 8 बजे उसका डेडलाइन है। उसी तरह से सी वर्क्स अंटिल 7 o'clock, मतलब ये अपना ऑफिस का काम 7 बजे तक करती है, मतलब उसे ऑफिस से छुट्टी 7 बजे मिलती है, 7 बजे से पहले नहीं मिलती है। और अगला सेंटेंस है सी वर्क्स बाई 7 o'clock, मतलब वह अपने ऑफिस से 7 बजे तक काम करती है, लेकिन कभी कभी अगर उसका काम जल्दी खत्म हो जाता है तो वो 7 बजे से पहले भी ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। अगला वर्ड है ओवर। किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। जो ये बर्ड है वो मेरे सिर के ऊपर फ्लाई कर रही है, ना कि मेरे सिर पर बैठ के फ्लाई कर रही है। तो मतलब कोई भी चीज के बीच में अगर डिस्टेंस हो और वो चीज दूसरी चीज के ऊपर हो तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। या फिर हम ओवर का यूज कोई नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वोट देने गए, अगर अगला पार्टी 1 लाख वोटों से जीत गया तो आप बोल सकते हैं ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 1 lakhs वोट्स, मतलब कि वह 1 लाख वोटों से जीता है। तो यहाँ पर हम देखिए नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जो अगला पार्टी था उससे दूसरे पार्टी से 1 लाख वोट कम आया जिसकी वजह से वह हार गया और अगला पार्टी जीत गया है। तो यहाँ पर हम नंबर का कंपैरिजन किए हैं और ओवर का यूज करते हुए किए हैं। अगला प्रीपोजिशन है अबव। अबव का यूज हम करते हैं हायर लेवल को दिखाने के लिए। जैसे कि ये एक सी एरिया है जिससे काफी हायर लेवल पर ये घर है। तो यहाँ पर ये सी नीचे लेवल पे है और ये घर काफी ऊंचाई पे है। इन दोनों का लेवल काफी अलग है, ये डाउन एरिया पे है और ये एक ऊंची एरिया पे है। तो इसे आप बोल सकते हैं हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल। उसका घर जो है वो सी लेवल से काफी ऊंचाई पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हायर लेवल को बताने के लिए आप अबव का यूज कर सकते हैं। या फिर अबव का यूज आप तब भी कर सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज टच ना हो रही हो लेकिन ऊपर हो। जैसे कि आप बोल सकते हैं कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड। क्या आप अपने हाथ अपने सिर से ऊपर उठा सकते हैं। तो आप ये हाथ अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठा रखा है लेकिन टच नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अबव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर के पास एक मेज रखा हुआ है और मेज के जस्ट ऊपर वॉल में एक घड़ी लगी हुई है, तो आप बोल सकते हैं कि वो जो घड़ी है वो मेज के जस्ट अबव है, टच नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अबव का यूज करेंगे। या फिर आप सिर के ऊपर फैन रहता है तो वहां पर अबव का यूज करेंगे। द फैन इज अबव माई हेड। तो यहाँ पर आप अबव का यूज करेंगे क्योंकि वो फैन आपके सर से टच नहीं है, आपके सिर के ऊपर है, इसलिए वहां पे हम अबव बोलेंगे। अगला प्रीपोजिशन है अंडर। माई शूज आर अंडर द चेयर। मेरे जो जूते हैं वो चेयर के नीचे है। मेरे जूते जो है वो चेयर के नीचे है, तो
ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कोई भी चीज अगर किसी चीज के नीचे रहता है तो वहां पर हम अंडर का यूज करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई भी सीधी लाइन पे चल रहे हो, जैसे कि वी सॉ देम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। हमने उन्हें चलते हुए देखा था स्ट्रीट पर। जब कोई भी इंसान स्ट्रीट पर अगर सीधा चलता है तो वहां पर हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि ये लड़की रास्ते में सीधी चल रही है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सी इज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पर हम अक्रॉस का यूज किए हैं क्योंकि ये लड़की सीधी चल रही है रास्ते में। अगला वर्ड है थ्रू। थ्रू का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर आती है, वो भी किसी इनक्लोज्ड एरिया में। जैसे कि द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। जो ये बॉल है, ये बॉल जो है आया है कहाँ से? विंडो के थ्रू आया है। मान लीजिए बाहर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और वो बॉल को मारता है और वो किसी के घर में आ जाता है वो बॉल। तो ये बॉल किसके थ्रू आया है? ये बॉल आया है इस विंडो के थ्रू। तो यहाँ पर ये बॉल किसी इनक्लोज्ड एरिया में आया है और खिड़की के थ्रू आया है, इसीलिए हम यहाँ पर थ्रू का यूज करते हैं। जब भी कोई चीज इनक्लोज्ड एरिया में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आती है तो वहां पर हम थ्रू का यूज करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है अपॉन। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपेंस। मतलब एक काम को खत्म करते ही कुछ दूसरा चीज अगर शुरू हो जाता है तो वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं। रवि गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। रवि ने कॉलेज पास करते ही शादी कर लिया। तो यहाँ पर रवि शादी कर रहा है कॉलेज पास होने के बाद। एक काम खत्म होते ही दूसरे काम अगर शुरू हो जाती है तो वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं। अगला वर्ड है ऑन। यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग। मतलब हम ऑन का यूज तब करेंगे जब कोई चीज किसी चीज से अटैच हो या फिर उसको टच की हुई हो। जैसे कि आप देख सकते हैं द बुक्स इज ऑन द टेबल। जैसे कि वी आर इन द क्लासरूम। मतलब हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग क्लासरूम में हैं। तो क्लासरूम को हम लोगों से जोड़ने के लिए हम इन प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक इनक्लोज्ड एरिया के बारे में बता रहे हैं, एक क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं, पूरे स्कूल के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगर हमें सिर्फ क्लासरूम के बारे में बताना है तो हम बोलेंगे वी आर इन क्लासरूम, वी आर इन द क्लासरूम। लेकिन अगर हमें बोलना है मैं स्कूल में हूं तो हम बोलेंगे वी आर एट द स्कूल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इन और एट का डिफरेंस। अगर हम किसी इनक्लोज एरिया में हैं तो हम इन बोलेंगे, अगर किसी हम खुले एरिया में हैं तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। चलिए एट को फिर से समझते हैं। एट का यूज हम कब करेंगे? एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। एट हमें बताता है कि ये जो फॉलोइंग नाउन है वो किसी लोकेटेड है किसी स्पेसिफिक पॉइंट या फिर लोकेशन पे। अगला प्रीपोजिशन है ऑन और ऑन टू। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का यूज हम कब करते हैं। जब भी मूवमेंट होता है किसी सरफेस पे, मूवमेंट टू अ सरफेस, मतलब जब भी किसी सरफेस पे मूवमेंट होता है तो वहां पर हम ऑन या फिर ऑन टू का यूज करते हैं। ऑन का यूज हम कब करेंगे वो भी देखेंगे और ऑन टू का यूज कब करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल। मान लीजिए यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और वो जंप करके यहाँ से सोफे पे चले जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है और उसका सरफेस भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे जगह पे हम ऑन टू का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ये कैट सोफे पे ही बैठ के जंप करती तो हम वैसे सिचुएशन में बोलते द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। मतलब अगर सरफेस चेंज हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो ऑन टू का यूज करेंगे। अगर एक ही स्थान पर वो मूवमेंट चेंज कर रहा है तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है इन और इनटू। मूवमेंट टुवर्ड एन इनक्लोज्ड एरिया। अगर किसी बंद एरिया में, किसी इनक्लोज्ड एरिया में मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर हम इन या फिर इनटू का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन का यूज कब करेंगे और इनटू का यूज कब करेंगे। द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। मान लीजिए ये कैट पहले यहाँ पर बैठी हुई थी और ये यहाँ से जंप करके इस कार्टून में गई है। तो आप
ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे, देखिए यहाँ पर मूवमेंट चेंज हो रहा है, ये इस एरिया से इस एरिया में जा रही है, तो यहाँ पे मूवमेंट चेंज हो रहा है और वो किसी इनक्लोज एरिया में जा रही है, वो एक बंद एरिया में जा रही है, इसीलिए यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स, वो कैट जो है वो एक बॉक्स के अंदर गई है, लेकिन अगर वो पहले से ही बॉक्स में रहती और बॉक्स में ही घूमती, बॉक्स में ही खेलती, तो वहां पर हम बोलते हैं द कैट इज इन द बॉक्स, मतलब कैट पहले ही भी बॉक्स में थी, अभी भी बॉक्स में है, तब हम इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर पहले कहीं और थी और अब भी वो इनक्लोज्ड एरिया में गई है, वो बॉक्स में गई है, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का यूज करते हैं हम किसी दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए। मान लीजिए ये टीना है और इसके अगल बगल में एक साइड में रोहन और एक साइड में रिया है। तो टीना को कोई फोन करता है और बोलता है तुम कहाँ हो, तो वो बोलती है मैं रोहन और रिया के बीच में हूँ। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। किसी भी चीज के बीच में रहना, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। दो लोगों के बीच में रहना या फिर दो वस्तु के बीच में रहना, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है अमोंग। आई एम स्टैंडिंग अमोंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में खड़ा हूं। देखिए यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत से लोग, यहाँ पे इसके 5 फ्रेंड है, पांचों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो जाए, तो वहां पर हम अमोंग का यूज करते हैं। तो मान लीजिए इसका नाम रवि है, रवि को किसी ने कॉल किया और बोला तुम कहाँ हो, तो उसने कहा आई एम स्टैंडिंग अमोंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में हूं। तो यहाँ पर जब दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन बताई जाए, तो वहां पर हम अमोंग का यूज करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है नियर। नियर का मतलब होता है के पास। द स्कूल इज नियर द हाउस, मतलब स्कूल जो है वो घर के पास है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, इसीलिए नियर का यूज किया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई भी बोलेगा कि तुम्हारा, मान लीजिए राहुल है, राहुल का घर जस्ट स्कूल के पास ही है, तो उससे किसी ने पूछा कि स्कूल कहाँ है तुम्हारा, तो वो बोलेगा द स्कूल इज नियर द हाउस, मतलब उसका स्कूल है वो उसके घर के पास है। लेकिन फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर। फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर। मान लीजिए रोहन का घर उसके स्कूल से काफी दूर है, तो अगर उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर स्कूल कहाँ है तुम्हारा, तो वो बोलेगा माई स्कूल इज फार फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से मेरा स्कूल काफी दूर है। चलिए इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द स्कूल इज फार फ्रॉम द हाउस,